हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम क्वेस्ट। मैं अनीश मोहन, फॉर्मर एक्साइज इंस्पेक्टर। इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम FRBM एक्ट को डिटेल में कवर करने वाले हैं। इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप हमसे कुछ बात करना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में या फिर एग्ज़ाम क्वेस्ट अड्डा जो हमारा ग्रुप है इस पर आप हमसे बात कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, कमेंट्स में डाउट्स पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए, हम इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप जो हमारी प्रीवियस वीडियो है फिस्कल पॉलिसी की, वो ज़रूर देख लें, क्योंकि ये लिंक्ड वीडियो है। वो पिछली वीडियो के बाद ही ये वीडियो जो है ज़्यादा सेंस बनाएगी। तो हम पिछली वीडियो के अंदर फिस्कल डेफिसिट ऑलरेडी कवर कर चुके हैं कि वो क्या होता है, रेवेन्यू डेफिसिट कवर कर चुके हैं। दो तरह के और डेफिसिट होते हैं। पहला है प्राइमरी डेफिसिट। प्राइमरी डेफिसिट की डेफिनेशन है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। यानी कि अगर हमारा फिस्कल डेफिसिट था 100 और इंटरेस्ट पेमेंट थी 10, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट आएगा 90। वहीं पे अगर हमें ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है, मान लीजिए 30, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट हो जाएगा 70 रुपये। तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा प्राइमरी डेफिसिट है वो हमें इंटरेस्ट पेमेंट बता रहा है कि हमें कितनी इंटरेस्ट पे करनी पड़ रही है। तो जितना ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट होगा उतना कम प्राइमरी डेफिसिट होगा। तो यहाँ पे देखिए, हम ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो प्राइमरी डेफिसिट ऑलरेडी कम हो चुका है। दूसरी डेफिनेशन जो देखनी है हमें वो है इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट। तो रेवेन्यू डेफिसिट की हम ऑलरेडी डेफिनेशन देख चुके हैं। तो सेंटर क्या कहता है कि सेंटर कुछ पैसा स्टेट्स को देता है, ग्रांट्स देता है, और जो स्टेट है इस पैसे को कैपिटल एक्सपेंडिचर में खर्च करते हैं। तो जो सेंटर है, सेंटर को अपने बजट में ये जो ग्रांट्स है ये रेवेन्यू के अंदर दिखाने होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के अंदर दिखाने होते हैं। तो सेंटर कहता है कि ये हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में दिखा तो रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली इसका जो इफेक्ट है वो ये कि इसका कैपिटल एक्सपेंडिचर हो रहा है। तो अगर हमें इकोनॉमी की एक अच्छी पिक्चर देखनी है तो रेवेन्यू डेफिसिट की बजाय हमें इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट देखना चाहिए। ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट क्या कहता है? ये कहता है रेवेन्यू डेफिसिट माइनस वो सारे के सारे ग्रांट्स जो कि सेंटर ने स्टेट्स को दिए हैं, जो कि कैपिटल पे खर्च हो रहे हैं। ये इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट होता है। ये बहुत ही नया कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था पी चिदम्बरम, जब हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था। ये दोनों हमारे डेफिसिट रह गए थे, तो इसको आप यहाँ से देख लीजिएगा। इनकी डेफिनेशन ऑलरेडी हमारे नोट्स के अंदर प्रोवाइडेड है। अब देखिए, फिस्कल डेफिसिट जो है, हमने पिछली क्लास के अंदर बजट के भी 3 तरीके देखे थे, सरप्लस बजट, बैलेंस्ड बजट और डेफिसिट बजट। सरप्लस बजट में हमने डिस्कस किया था कि सरप्लस का मतलब यह है कि उसकी गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा है और खर्चा कम है। तो ये 2 ही केस में हो सकता है। पहला केस कि गवर्नमेंट लोगों से ज़्यादा टैक्स वसूल रहा है, या फिर गवर्नमेंट खर्चा कम कर रहा है। अगर वो ज़्यादा टैक्स वसूल रहा है तो लोगों के ऊपर बर्डन ज़्यादा पड़ रहा है, और अगर वो खर्चा कम कर रहा है तो इसका मतलब क्या है कि वो वेलफेयर एक्टिविटीज़ को कम कर रहा है। तो ये जो सरप्लस बजट है ये हमें पसंद नहीं होता। हमें बजट के अंदर सरप्लस नहीं चाहिए होता। हमें सरप्लस किस में चाहिए? हमें रेवेन्यू सरप्लस चाहिए होता है। जब हमने रेवेन्यू डेफिसिट देखा था, हमें डेफिसिट की जगह रेवेन्यू सरप्लस चाहिए होता है। लेकिन बजट में हम क्या कहते हैं? बजट हमें सरप्लस पसंद नहीं है। बैलेंस्ड बजट भी हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए ज़्यादा अच्छा नहीं माना जाता। इसलिए डेफिसिट वाला खर्चा, डेफिसिट वाला बजट ज़्यादातर गवर्नमेंट डेफिसिट में ही रहती हैं। तो ये जो डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट है, ये पूरी तरह से खराब नहीं माना जाता अगर ये एक हेल्दी लेवल पे मेंटेन्ड है। हेल्दी लेवल कितना है? आप कह सकते हैं 2.5 to 3% ऑफ आवर जीडीपी। अगर फिस्कल डेफिसिट है तो इसको पॉजिटिव माना जाता है, इसको अच्छा माना जाता है। लेकिन अगर ये इससे ज्यादा हो गया, मान लीजिए हमारा फिस्कल डेफिसिट ही है 9%। 9% का मतलब क्या है कि गवर्नमेंट ने जितना खर्चा किया माइनस में जो उसने टोटल उसका रेवेन्यू रिसीट थी, प्लस में नॉन डेट क्रिएटिंग कैपिटल रिसीट्स थी, ये सारे मिलाने के बाद भी उसको कुछ उधार लेना पड़ रहा है। और वो उधार कितना है? 9% ऑफ इंडियाज जीडीपी। इंडिया की पूरी जीडीपी का, पूरी की पूरी फाइनल आउटपुट की जो वैल्यू होती है, डेफिनेशन याद कीजिए जीडीपी की क्या थी, तो उस जीडीपी का 9% इंडिया बोरो कर रहा है। किस लिए? अपने खर्चे को चलाने के लिए। अपने खर्चे को चलाने के लिए 9% उसने बोरो किया। ये बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो इसके क्या क्या इफेक्ट होते हैं? तो हाई फिस्कल डेफिसिट के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं जिसको हमें अच्छे से समझना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है।
तो ये नेगेटिव इफेक्ट्स क्या क्या होते हैं? पहला इफेक्ट क्राउडिंग आउट। क्राउडिंग आउट, इसका मतलब क्या होता है क्राउडिंग आउट? ये देखिए, ये गवर्नमेंट है, ये प्राइवेट सेक्टर है, इन दोनों को ही कुछ ना कुछ काम करना है, और काम करने के लिए दोनों को ही पैसा चाहिए। पैसा कहाँ से आएगा? मार्केट से आएगा। मार्केट से हम लोग उनको पैसा देंगे, बैंक्स उनको पैसा देगी, तो यही मार्केट है। तो इन्हें मार्केट से पैसा चाहिए। मान लीजिए मार्केट के अंदर आज की डेट में 100 रुपये ही हैं, मार्केट में 100 रुपये ही हैं, तो ये दोनों के दोनों मिलके कितना बोरो कर सकते हैं? 100 रुपये बोरो कर सकते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट ने बोरो कर लिया 10 रुपये, तो प्राइवेट सेक्टर के पास कितने बचे? 90 रुपये बचे बोरो करने के लिए। पर मान लीजिए गवर्नमेंट अपनी बोरोइंग को बढ़ाती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, इंक्रीज करती जा रही है, और वो पहुंच गई है 90 रुपये पे। अगर गवर्नमेंट ने 90 रुपये बोरो कर लिए तो प्राइवेट सेक्टर कितना बोरो कर पाएगा? 10 रुपये ही बोरो कर पाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि सिर्फ कुछ ही लोगों को बोरोइंग मिल पाएगी प्राइवेट सेक्टर में, बाकी लोगों को या तो अपने बिजनेस को बंद करना पड़ेगा, या फिर जिस लेवल पे चल रहा है उसी लेवल पे वो चलाता रहेगा, वो अपने बिजनेस को एक्सपेंड नहीं करेगा। अगर प्राइवेट सेक्टर एक्सपेंड नहीं कर रहा है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाएगी। अगर एम्प्लॉयमेंट नहीं हो रही है तो लोगों की सैलरी नहीं इंक्रीज होगी। लोगों की सैलरी इंक्रीज नहीं हो रही है तो वो डिमांड नहीं करेंगे चीज़ों को खरीदने की। अगर चीज़ों की डिमांड नहीं होगी तो बिजनेस वाला चीज़ों को प्रोड्यूस ही क्यों करेगा जब उसका सामान ही नहीं बिक रहा? तो ये एक बहुत ही नेगेटिव, एक विशियस साइकिल स्टार्ट हो सकती है। तो क्राउडिंग आउट को बहुत ही गलत माना जाता है। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हमेशा यह ख्याल रखना चाहिए कि वो ज़्यादा बोरो ना करे मार्केट से, वरना प्राइवेट सेक्टर की क्राउडिंग आउट हो सकती है। तो हाई फिस्कल डेफिसिट से क्राउडिंग आउट का एक खतरा रहता है। दूसरा क्या है? गवर्नमेंट जो भी बोरो करेगी, गवर्नमेंट जो भी बोरो करेगी उसको अपनी तिजोरी में बंद करके नहीं रखेगी। गवर्नमेंट उसको बोरो करने के बाद कहीं ना कहीं खर्च करेगी। गवर्नमेंट अगर कहीं पे खर्च करती है तो लोगों के पास पैसा ज़्यादा आता है। लोगों के पास पैसा ज़्यादा होगा तो वो ज़्यादा चीज़ें खरीदेंगे। लोगों के पास पैसा ज़्यादा है तो ज़्यादा डिमांड करेंगे। डिमांड ज़्यादा होती है तो क्या होता है? प्राइस राइज होता है, प्राइस इंक्रीज होता है। प्राइस इंक्रीज कुछ लेवल तक, जो हमने पिछले लेक्चर में ही देखा है, अगर इन्फ्लेशन के लेक्चर में देखा है, अगर क्रीपिंग इन्फ्लेशन है तो अच्छी है, पर अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो करे जा रहा है तो ये क्रीपिंग इन्फ्लेशन किस में बदल जाएगी? गैलपिंग इन्फ्लेशन में। और गैलपिंग इन्फ्लेशन किस में बदल जाएगी? हाइपर इन्फ्लेशन में। तो इन्फ्लेशन का खतरा रहता है। इन्फ्लेशन से हमारी परचेजिंग पावर कम होती है। तो हाई फिस्कल डेफिसिट के ये दो बड़े खतरे रहते हैं। तीसरा खतरा क्या रहता है? गवर्नमेंट को जब भी बोरो करना होता है तो गवर्नमेंट कुछ बॉन्ड इशू करती है। इन बॉन्ड को हम बहुत ही ज़्यादा डिटेल में देखेंगे गवर्नमेंट बोरोइंग की वीडियो के अंदर। ये एक अलग से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करूंगा कि गवर्नमेंट बोरो कैसे करती है, तो उसके अंदर हम बॉन्ड देखेंगे। अभी के लिए आप बस इतना याद कर लीजिए कि गवर्नमेंट एक पर्चा देती है, उस पर्चे पे 100 रुपये लिखे होते हैं, 10% लिखे होते हैं, और कितने सालों के लिए बोरो कर रही है ये लिखा होता है। तो गवर्नमेंट क्या कहती है कि ये एक आदमी है ए, गवर्नमेंट ए से कहती है कि मुझे 100 रुपये दे दे, मैं 10 सालों के बाद ये 100 रुपये चुका दूंगा, और 10 सालों तक तुझे 10% पे इंटरेस्ट देता रहूँगा। तो ए क्या कहेगा? हाँ मेरे को ये ठीक लग रहा है। तो अब ए को कितने रुपए मिलेंगे? ए को 9 सालों तक 10-10 रुपये मिलते रहेंगे, 9 सालों तक। और 10वें साल में उसको क्या मिलेगा? 10वें साल में उसको ये 10 रुपये तो मिलेंगे ही, प्लस में जो उसने उधार के 100 रुपये दिए थे वो भी वापस हो जाएंगे। तो ये गवर्नमेंट, ये जो है ए की इनकम हो जाएगी। 100 रुपये उसको अपने वापस मिल गए और ये उसकी इनकम हो गई। तो ए के पास ये इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन बन जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है? गवर्नमेंट बॉन्ड इशू करके बोरोइंग करती है। अब गवर्नमेंट जो बॉन्ड इशू कर रही है, अब आप ऐसे देख लीजिए, एक एग्जांपल यहाँ पे, एक और एग्जांपल देखिए। मान लीजिए 2 लोग हैं जिनको उधार चाहिए। एक आदमी है विजय माल्या और दूसरा है रिलायंस जियो कंपनी। ठीक है, रिलायंस जियो कंपनी। ये दोनों के दोनों बैंक के पास उधार मांगने गए। तो बैंक क्या कहेगा कि विजय माल्या तेरी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत ही बेकार है, तेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत ही बेकार है, मैं तुझे अगर लोन दूंगा तो 100% ब्याज लूंगा। रिलायंस को उसने क्या कहा कि तेरी क्रेडिट रेटिंग बहुत अच्छी है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, तो मैं तुझे सेम लोन, सेम सालों के लिए जो मैं विजय माल्या को दे रहा था, वही सेम लोन अगर तू लेगा मुझसे तो मैं तुझे 10% ब्याज पे दे दूंगा। क्यों दे देगा? क्योंकि बैंक को ये पता है कि रिलायंस को जो पैसे दिए वो वापस आ जाएंगे, यहाँ पे रिस्क कम है।
लेकिन विजय माल्या को अगर लोन दिया है तो यहाँ पे रिस्क बहुत ज़्यादा है, हो सकता है वो पैसा वापस ही ना आए, तो इसीलिए मैं उसको बहुत हाई इंटरेस्ट पे देना चाहूँगा। तो सेम चीज़ गवर्नमेंट के साथ होती है। तो गवर्नमेंट की भी क्रेडिट रेटिंग होती हैं, ठीक है। ये जो क्रेडिट रेटिंग है कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो प्रोवाइड करती हैं। तो गवर्नमेंट को जब भी बाहर से बोरो करना होता है, किसी इंस्टीट्यूशन से बोरो करना होता है, आईएमएफ वगैरह, वहाँ से अगर उसको बोरो करना होता है तो वो क्रेडिट रेटिंग देखते हैं कंट्री की। अगर रेटिंग अच्छी होती है तो कम इंटरेस्ट पे मिलता है, रेटिंग खराब होती है तो ज़्यादा इंटरेस्ट पे मिलता है। तो गवर्नमेंट चाहती है उसकी क्रेडिट रेटिंग अच्छी रहे। पर अगर गवर्नमेंट का फिस्कल डेफिसिट बहुत हाई होता है तो ये जो क्रेडिट रेटिंग देने वाली एजेंसीज हैं ये क्या कहती हैं, ये कहती हैं कि हमें, तुम इतना ज़्यादा बोरो कर रहे हो, हमें डर लग रहा है, हमें ये डर लग रहा है कि तुम्हारी बोरोइंग, तुम्हारी जो कैपेसिटी है उससे ज़्यादा होती जा रही है, तुम हो सकता है चुका ना पाओ, तो हम तुम्हारी क्रेडिट रेटिंग को डाउनग्रेड कर रहे हैं। अगर उसकी क्रेडिट रेटिंग डाउनग्रेड हो गई तो जब इंडिया बोरो करने जाएगी तो इंडिया को महंगा मिलेगा, हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलेगा। तो जो ये फिस्कल डेफिसिट होते हैं उनके ये 3 बहुत ही नेगेटिव इफेक्ट होते हैं। ये आपको याद रखने की क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट हो सकते हैं। एक चौथा नेगेटिव इफेक्ट क्या होता है, देखिए इसके अंदर आप ये एग्जांपल याद कीजिए कि बिरजू के पापा ने कुछ उधार लिया और उसके पापा अब नहीं रहे, तो जो ये उधार है ये किसको चुकाना पड़ेगा, बिरजू को चुकाना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, जो बर्डन है वो फ्यूचर जनरेशन के ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो अगर आज की गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा बोरो कर लेती है, मान लीजिए उसने 5 साल के लिए बोरो कर लिया, लेकिन इसको चुकाना कब पड़ेगा, हमारी आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो चुकाएंगी। कैसे चुकाएंगी, टैक्स भर भर के चुकाएंगी, टैक्स पे कर करके चुकाएंगी। तो जो फ्यूचर जनरेशन है उसके ऊपर अननेसेसरी बर्डन पड़ सकता है अगर वो कुछ ज़्यादा ही बोरो कर रहे हैं तो देखिए आज भी बोरो करने की नीड है, आज से 5 साल के बाद भी बोरो करने की नीड रहेगी। लेकिन मान लीजिए हमारे पूर्वज या फिर पिछले लीडर जो थे उन्होंने इतना हाई बोरो कर रखा था कि हम आज बोरो कर ही नहीं पा रहे, हम पिछला ही चुकाने में हमारी कमर टूट गई है। तो ये जो फ्यूचर जनरेशन है इसके ऊपर एक बर्डन पड़ सकता है। ये 4 आपको नेगेटिव इफेक्ट याद रखने हैं। यूपीएससी डायरेक्टली इनमें से पूछ लेती है कि हाई फिस्कल डेफिसिट का क्या क्या इफेक्ट हो सकता है। और भी इफेक्ट हो सकते हैं जो अभी एकदम टॉप ऑफ माई माइंड नहीं आ रहे हैं, जैसे जैसे आएंगे मैं आपको किसी ना किसी तरह बताता रहूँगा छोटी छोटी वीडियोज़ बना के। ये 4 पर आपको याद रखने हैं। तो ये फिस्कल डेफिसिट हाई होने के क्या क्या नुकसान हो सकते हैं ये हमने देख लिया। तो हम क्या चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि फिस्कल डेफिसिट एक ऑप्टिमम लेवल पे बना रहे, जिसको आज की डेट में 2.5 to 3% माना जाता है। कुछ सालों पहले तक 3% को ही माना जाता था, लेकिन अब इसको 2.5 to 3% माना जाता है। तो इसको हम इस ऑप्टिमम लेवल पे बनाए रखें, उसके लिए कुछ कुछ कदम उठाए थे, कुछ कुछ स्टेप्स लिए थे। वो स्टेप्स के बारे में हम बात करेंगे और उसका सबसे बड़ा स्टेप जो था वो था FRBM एक्ट। तो पहले मैं इसकी एक आपको छोटी सी कहानी बताता हूँ ताकि चीज़ें याद रहें, फिर उसके बाद हम डिटेल देखते चलेंगे। तो देखिए FRBM एक्ट में क्या हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी जी की गवर्नमेंट थी। तो 2003 में हमने सोचा कि हम अपने फाइनेंसिस को मैनेज करने में डिसिप्लिन लेके आएंगे, और वो डिसिप्लिन किसके थ्रू आएगा, एक FRBM एक्ट के थ्रू आएगा। ये FRBM एक्ट हमारी गवर्नमेंट के ऊपर कुछ लिमिट लगा देती है कि तुम्हें इसी लिमिट के अंदर काम करना है। तुम बेकार में RBI से जब मन करे तब बोरो नहीं कर सकते, तुम लिमिट के अंदर ही बोरो करोगे। FRBM एक्ट ने ये लिमिट लगाई। ये कब आया, 2003 में आया। तो हम इस एक्ट को बहुत ही अच्छे से फॉलो कर रहे थे, हम अपनी लिमिट्स के पास भी थे। ये जो लिमिट थी, इन्होंने कुछ टारगेट भी सेट किए थे। ये जो टारगेट थे ये हमें 2007-8 तक अचीव करने थे। लेकिन क्या हुआ, 2007-8 के अंदर क्या हो गया, एक बहुत ही बड़ा इवेंट आया, एक ग्लोबल क्राइसिस खड़ा हो गया। ये ग्लोबल क्राइसिस क्या था, अमेरिका के अंदर एक बबल फटा। उसकी डिटेल में हम नहीं जाएंगे, बस आप इतना याद कर लीजिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि एक ग्लोबल क्राइसिस आया जिसकी वजह से पूरे वर्ल्ड में रिसेशन आ गया, यानी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी बहुत ही लो पे चल रही थी। तो जैसा हमने पिछली क्लास के अंदर कीन्सियन थ्योरी देखी, कीन्स ने एक थ्योरी दी थी। उसने क्या कहा था कि अगर प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है, जो कि रिसेशन के टाइम पे होता है, रिसेशन के टाइम पे प्राइवेट सेक्टर अपनी इन्वेस्टमेंट रिड्यूस कर देता है, तो इस टाइम पे गवर्नमेंट को इन्वेस्ट करके इकोनॉमिक साइकिल को दोबारा से चालू करना चाहिए। तो कीन्स ने क्या कहा, कीन्स ने कहा कि तुम लोगों से गड्ढा खुदवाओ,
और उस गड्ढे को खोदने के पैसे दे दो। फिर लोगों से कहो कि गड्ढे को भर दें और उस गड्ढे को भरने के पैसे दो। तो अल्टीमेटली क्या होगा, लोगों के पास पैसा पहुंच जाएगा। लोगों के पास पैसा पहुंचेगा, लोगों की इनकम इंक्रीज होगी। इनकम इंक्रीज होगी तो क्या करेंगे, वो ज़्यादा चीज़ों की डिमांड करेंगे। चीज़ों की डिमांड अगर वो करेंगे तो उन चीज़ों का प्राइस इंक्रीज होने लगेगा। प्राइस इंक्रीज होगा तो प्राइवेट सेक्टर को पता चलेगा, क्या पता चलेगा प्राइवेट सेक्टर को, कि अब इन चीज़ों का रेट बढ़ रहा है, यानी कि इन चीज़ों की डिमांड हो रही है, मुझे इन चीज़ों को प्रोड्यूस करना चालू कर देना चाहिए। तो प्राइवेट सेक्टर जो है वो भी इन्वेस्ट करने लगेगा, वो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर कूद पड़ेगा। वो अगर इसके अंदर कूद पड़ेगा तो क्या होगा, उसको अपनी फैक्ट्री के अंदर काम करने के लिए एम्प्लॉयज़ चाहिए होंगे, तो एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज होगी। एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हुई तो इनकम इंक्रीज होगी, और ये एक साइकिल चलती जाएगी। ये एक वर्चुअस साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। ये किसने कहा था, कीन्स ने कहा था। तो जब ये ग्लोबल रिसेशन आया तो सब की सब कंट्रीज ने, इंडिया ने भी कीन्जियन थ्योरी को दोबारा से इम्प्लीमेंट करना चालू कर दिया और अपने एक्सपेंडिचर को इंक्रीज कर दिया, अपना खर्चा बढ़ा दिया। साथ ही एक नई चीज़ भी हुई थी 2007-8 के आसपास, यहाँ पे फार्म लोन वेवर हुए थे, यानी किसानों ने जो लोन ले रखे थे उसको वेव कर दिया। तो जब लोन वेव कर दिए तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो किसानों ने लोन ले रखे थे उस लोन का पैसा अब गवर्नमेंट चुकाएगी। तो गवर्नमेंट अगर पैसा चुका रही है बैंक्स को, तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर यहाँ पे भी इंक्रीज हो गया। अगर गवर्नमेंट का खर्चा इतना इंक्रीज हो रहा है तो खर्चे की पूर्ति वो कहाँ से कर रही होगी, बोरोइंग से कर रही होगी। तो 2007-8 के आसपास ये जो इवेंट हुए, इन इवेंट की वजह से गवर्नमेंट अपने FRBM की लिमिट में नहीं रह पाई, गवर्नमेंट अपने टारगेट्स को अचीव नहीं कर पाई। लेकिन ये उस टाइम के लिए बहुत ज़रूरी था। अगर हम उस टाइम पे, रिसेशन के टाइम पे ये खर्चा ना करते तो उस टाइम पे क्या होता, इंडिया के अंदर कोई भी इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होती और इंडिया भी उस रिसेशन का पार्ट बन जाती, इंडिया में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती। इसी खर्चे की वजह से क्या हुआ, इंडिया के अंदर रिसेशन नहीं आया। ये इंडिया, इसीलिए पूरे वर्ल्ड में जब रिसेशन चल रहा था तब इंडिया ग्रो कर रहा था। तो ये इंडिया के साथ हुआ, ये कहानी चल रही थी। तो FRBM की वो अपनी लिमिट को अचीव नहीं कर पाए 2007-8 में, जो टारगेट से अचीव नहीं कर पाए क्योंकि ये रिसेशन आ गया। लेकिन ये एक्ट बना हुआ है, एक्ट बना हुआ है यानी कि पार्लियामेंट ने इसको पास किया हुआ है। तो जब पार्लियामेंट ने कोई एक्ट पास कर रखा है और तुम उस चीज़ को अचीव नहीं कर रहे हो तो तुम्हें पार्लियामेंट में जवाब भी तो देना पड़ेगा। तो वो हर साल जब बजट पेश होता था, हर साल बजट पेश होता था तो वो इस एक्ट को अमेंड कर देते थे। अमेंड करके क्या कहते थे कि हम अपना टारगेट अचीव नहीं कर पाए, इस साल का हमारा टारगेट ये है। मान लीजिए उनका टारगेट, उन्होंने कह दिया कि इस साल हम कोशिश करेंगे कि हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% पे रहे। यहाँ पे टारगेट 3% है, वो कह रहे 3 तो नहीं कर पाए, 4.5 की कोशिश करेंगे। फिर उसके बाद अगले साल दोबारा से एक्ट को अमेंड कर देते थे और वो कहते थे पिछले साल हमने 4.5 अटेन कर लिया, अब हम कोशिश करेंगे 4.3 रहे। फिर उसके बाद अगला साल आया, अगले साल के बजट में दोबारा से अमेंड करेंगे और क्या क्या दिया कि हमने पिछले साल 4.3 अचीव कर लिया, अब हम कोशिश करेंगे 3.5 को अचीव करने की। तो ऐसे कर करके ये हर साल अमेंड हो रहा था। नई गवर्नमेंट आई 2014 में, उसको भी सेम चीज़ करनी पड़ी, बार बार ये अमेंड करना पड़ रहा था। लेकिन 2014 के बाद गवर्नमेंट का, स्पेशली आफ्टर डिमोनेटाइजेशन, गवर्नमेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ गया, गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर भी करना पड़ा। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि ये जो टारगेट है 3% का, ये हमने डिसाइड ही क्यों कर रखा है। कौन कहता है कि 3% फिस्कल डेफिसिट अच्छा है। अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट आज की डेट में ये है कि हम ज़्यादा खर्चा करें तो ये टारगेट ऑटोमेटिकली इंक्रीज होना चाहिए। और अगर इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट है कि फिस्कल डेफिसिट 2.5% रहे तो ये ऑटोमेटिकली हमें डिक्रीज करना चाहिए। तो ये जो 3% का टारगेट है ये बहुत ही आर्बिट्रेरली डिसाइड किया है। तो हम क्या कहेंगे, तो हम क्या करेंगे, हम एक कमेटी बना देते हैं। कमेटी का नाम दिया, NK सिंह इनके चेयरमैन थे, तो NK सिंह कमेटी बनाई और कहा कि तुम देखो कि इंडिया के अंदर ये जो फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है 3% का, ये कितने हद तक सही है, और अगर ये सही है तो कौन से साल तक हमें ये अचीव करना चाहिए। तो एक तरह से गवर्नमेंट क्या कह रही है कि 2003 में जो एक्ट बना था उसको पूरी तरह से रिव्यू करो और हमें आज की सिचुएशन में बताओ कि हमें क्या करना चाहिए। तो एक NK सिंह कमेटी बनी। NK सिंह कमेटी अपनी कुछ रिकमेंडेशन देगा, उस रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट कुछ कुछ काम करेगी। इस रिकमेंडेशन के बेसिस पे गवर्नमेंट कुछ काम करेगी। वो काम क्या होगा, वो होगा 2018 के अंदर FRBM एक्ट को
FRBM एक्ट को अमेंड कर दिया जाएगा, ठीक है, उसके अंदर कुछ चेंज ले आएंगे। लेकिन अब आपको फिर से पता है, फिर से हमारी किस्मत में क्या आया, कोरोना वायरस आ गया। तो कोरोना वायरस के टाइम पे भी क्या हुआ, पूरी की पूरी इकॉनमी को लॉकडाउन के टाइम पे शट डाउन करना पड़ा। तो अब यहाँ पे इकॉनमी बिल्कुल भी नहीं चल रही है। तो जब इकॉनमी खुली, एक तो गवर्नमेंट को खर्चा करना पड़ रहा है। गवर्नमेंट को खर्चा क्यों करना है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की नौकरियां चली गई, तो उनको वेलफेयर के लिए कुछ काम करना पड़ रहा है। लोगों के अकाउंट में गवर्नमेंट ने पैसे डालने चालू किए कुछ कुछ। तो गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। तो गवर्नमेंट ने क्या कहा कि हम फिजिकल डेफिसिट के टारगेट जो एनके सिंह कमेटी ने रिकमेंड किए थे और हमने 2018 में अपना लिए थे, हम उनको अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको दोबारा से अमेंड करेंगे। तो ये पूरी कहानी चली है। कहानी क्या है, एकदम शॉर्ट में मैं बता देता हूँ, अब आपको ये कहानी याद रहेगी। शॉर्ट में कहानी ये है कि 2003 के अंदर एक एक्ट बना, FRBM एक्ट। उसने कुछ टारगेट बनाए, उन टारगेट्स को हम अचीव कर रहे थे, लेकिन 2007-8 के रिसेशन के टाइम पे हमें उन टारगेट्स को अबेंडन करना पड़ा। और फिर उसके बाद क्या होता है, 2016 के अंदर एनके सिंह कमेटी बनती है जो इस एक्ट को पूरी तरह से रिव्यू करती है और नए टारगेट्स देती है, नया तरीका देती है अपने फाइनेंसेस के अंदर डिसिप्लिन लाने का। एनके सिंह कमेटी के बेसिस पे हमने 2018 में कुछ अमेंडमेंट किए। हम उन अमेंडमेंट्स को देखेंगे, एनके सिंह की रिकमेंडेशन को देखेंगे और ये सारी चीज़ें देखेंगे। और फिर 2018 के बाद आज की डेट में प्रेजेंट सिचुएशन क्या है, हम इसको देखेंगे। ये हमारा FRBM एक्ट का पूरा एक वीडियो चलेगी। तो FRBM एक्ट ने क्या कहा, देखिए सबसे पहले हम ये 2003 से ही अपनी कहानी इसकी ज़्यादा लंबी है, एक्चुअल में टॉपिक छोटा है, पर मैं चाहता हूँ आपको पूरा समझ में आ जाए और याद रहे। तो 2003 में जब FRBM एक्ट आया, तो FRBM एक्ट क्या क्या कहता है, FRBM एक्ट ने पहले तो कुछ टारगेट डिसाइड कर दिए और क्या कहा कि तुम्हें 2007-8 तक इन टारगेट्स को अचीव करना है। टारगेट्स क्या है, ये तुम्हारे फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करने के लिए कुछ टारगेट्स दिए गए हैं। पहला टारगेट उसने क्या दिया कि फिजिकल डेफिसिट को 3% ऑफ GDP पर लेके आना है। कब तक, 2007-8 तक, कि तुम्हारा जो फिजिकल डेफिसिट है वो 3% रहना चाहिए। ये 2003 में बात हो रही है। रेवेन्यू डेफिसिट को उसने क्या कहा कि ये बहुत ही गंदा होता है, इसको 0% करो। कैसे करोगे, हर साल पर एनम, हर साल तुम अपने फिजिकल डेफिसिट को 0.3% से रिड्यूस करते चलो। 0.3% हर साल तुम रिड्यूस करोगे तो 2007-8 तक 3% पे आ जाएगा। रेवेन्यू डेफिसिट में क्या कहा कि हर साल अपने रेवेन्यू डेफिसिट को 0.5% से रिड्यूस करते चलो तो 2007-8 तक वो 0% हो जाएगा। ये दो टारगेट उसने दे दिए। फिर उसने क्या कहा, टारगेट के बाद क्या कहा FRBM एक्ट ने, उसने कहा कि तुम बजट तो पेश करते ही हो, हर साल तुम्हारा बजट आ रहा है, लेकिन बजट के साथ तुम 3 डॉक्यूमेंट और पेश करोगे पार्लियामेंट के सामने, तुम 3 डॉक्यूमेंट और बताओगे। बजट तो 1 साल का होता है। उसने कहा कि तुम्हें कुछ और डिटेल्स भी देनी पड़ेंगी। वो डिटेल्स किन किन डॉक्यूमेंट्स के अंदर होगी, ये नाम आपको याद रखने हैं। पिछले ही साल का क्वेश्चन है, पिछले या पिछले से पिछले साल का UPSC का क्वेश्चन है कि बजट के साथ ये जो 3 डॉक्यूमेंट्स हैं ये पेश करने की बात किस एक्ट में कही गई है। सिंपल सा आंसर था FRBM। तो हो सकता है इस बार वो उन डॉक्यूमेंट्स के नाम ही पूछ ले। तो वो डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं, पहला डॉक्यूमेंट उसने कहा मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट। मैक्रो इकोनॉमिक फ्रेमवर्क स्टेटमेंट आपको बतानी है। दूसरी चीज़ आपको बतानी है मीडियम टर्म फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट। देखिए बजट जो होता है, बजट फिस्कल पॉलिसी बताती है 1 साल की। उन्होंने कहा 1 साल से काम नहीं चलेगा, मीडियम टर्म की भी बताओ, मीडियम टर्म की फिस्कल पॉलिसी स्टेटमेंट ले करो। तीसरी चीज, तीसरा डॉक्यूमेंट उसने क्या बोला, तीसरा उसने कहा फिस्कल पॉलिसी स्ट्रेटेजी स्टेटमेंट बताओ कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी क्या है, पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी को एक्सप्लेन करो। तो ये 3 डॉक्यूमेंट और ले करने के लिए कहे FRBM एक्ट के अंदर। इसके ऊपर क्वेश्चन आ गया है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ चुका है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से इसको समझ लीजिए। और अगर पसंद आ रहा हो लेक्चर तो लाइक भी कर दीजिए, और अगर कोई डाउट आ रहा हो तो कमेंट सेक्शन में बिल्कुल पूछिए, नहीं तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे भी हमसे पूछ सकते हैं। तो ये 3 डॉक्यूमेंट उसने ले करने के लिए कहे। तीसरी चीज उसने क्या कही FRBM एक्ट ने, तीसरी चीज वो ये कहती है कि गवर्नमेंट जो है वो RBI से बोरो नहीं करेगा। खत्म, RBI से तुम बोरो नहीं करोगे। इन शॉर्ट उसने क्या कह दिया कि गवर्नमेंट RBI के पास जाके ये नहीं कहेगा कि करेंसी प्रिंट कर दे, करेंसी प्रिंट कर दे, मेरे को पैसों की जरूरत है।
आरबीआई जब करेंसी प्रिंट करता है गवर्नमेंट की बोरोइंग के लिए, उसको मोनेटाइज्ड डेफिसिट कहा जाता है। ये हम गवर्नमेंट बोरोइंग का जो लेक्चर होगा उसके अंदर आपको बताएंगे, लेकिन अभी आप याद कर लीजिए कि अगर आरबीआई को प्रिंट करने पड़े पैसे तो उसको मोनेटाइज्ड डेफिसिट कहते हैं। तो एफआरबीएम एक्ट ने क्या कह दिया कि तुम ये काम नहीं करवाओगे। अगर गवर्नमेंट को कभी भी बोरोइंग करवानी है आरबीआई से तो तुम वेज एंड मीन्स एडवांसेस के थ्रू करोगे। ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं पिछले फिस्कल पॉलिसी के लेक्चर के अंदर। चौथी चीज़ उसने क्या कही कि गवर्नमेंट जब भी बॉन्ड इशू करेगा वो आरबीआई के थ्रू करता है। बॉन्ड इशू गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से कहता है कि ये लो मेरा बॉन्ड, इसको पब्लिक में बेच दो। तो जब पहली बार बॉन्ड इशू होता है तो उसको कहा जाता है प्राइमरी इशू। प्राइमरी इशू ये पहली बार बॉन्ड, नया बॉन्ड छपा है, उसको आरबीआई मार्केट के अंदर ऑक्शन कर रही है। तो जब भी आरबीआई मार्केट के अंदर ऑक्शन करती है तो एफआरबीएम एक्ट ने ये कह दिया है कि आरबीआई प्राइमरी जब पहली बार इशू हो रहा है तब बॉन्ड को नहीं खरीद सकती। ठीक है, प्राइमरी मार्केट में आरबीआई बॉन्ड को नहीं खरीद सकती है। ये 4 चीज़ें एफआरबीएम के अंदर आपको याद रखनी है। पहले तो टारगेट, दूसरी चीज़ कि कौन से 3 डॉक्यूमेंट, तीसरी चीज़ कि गवर्नमेंट जो है वो आरबीआई से बोरो नहीं कर सकती पैसे प्रिंट करवा के, चौथी चीज़ कि आरबीआई जो है प्राइमरी इशू के टाइम पे गवर्नमेंट के बॉन्ड को नहीं परचेज कर सकती है। इन 4 चीज़ों को आप याद रखेंगे। फिर उसके बाद क्या हुआ, 2007-8 में ये सारी दिक्कतें चल रही थी। फिर एनके सिंह कमेटी बनी। अब देखेंगे हम एनके सिंह कमेटी ने क्या कहा। एनके सिंह कमेटी ने पूरे एक्ट को अच्छे से रिव्यू किया और उसने अपनी रिकमेंडेशंस दी हैं। ये रिकमेंडेशंस क्या हैं? एनके सिंह कमेटी ने कहा कि जो आप पहली चीज़ टारगेट कर रहे हो ना, तुम एफआरबीएम एक्ट कहता है कि फिस्कल डेफिसिट और रेवेन्यू डेफिसिट को टारगेट करो। हम कहते हैं कि इसको टारगेट तो करना है, लेकिन जो प्राइमरी टारगेट है हम उसको चेंज कर रहे हैं। प्राइमरी टारगेट तुम रखोगे डेट टू जीडीपी रेशियो, यानी कि जीडीपी का कितना परसेंटेज उधार है, ये तुम्हारा मेन टारगेट होना चाहिए। तुम्हें जो लिमिट लगानी है पहले कोशिश करनी है कि इस चीज़ के ऊपर लिमिट लगे कि तुम कितना उधार लगा रहे हो और कितना उधार ले रहे हो, जीडीपी का कितना हिस्सा तुम्हारा उधार से आ रहा है। तो एनके सिंह कमेटी ने क्या कह दिया कि तुम्हारी डेट टू जीडीपी रेशियो पूरे देश की होनी चाहिए 60%, यानी जीडीपी का सिर्फ 60% डेट होना चाहिए। और इस 60% को भी उसने कैसे कह दिया कि 60% जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर लो, 40% होना चाहिए सेंटर का, 20% होना चाहिए स्टेट्स का। सारी स्टेट्स कंबाइंड 20% उधार लेगी जीडीपी का और सेंटर 40% लेगी। ये उसने कहा कि ये तुम्हारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए। फिर उसने क्या कहा, फिस्कल डेफिसिट के लिए उसने क्या रिकमेंड किया? फिस्कल डेफिसिट के लिए एनके सिंह कमेटी ने क्या कहा, उसने कहा कि तुम्हारा जो फिस्कल डेफिसिट है वो होना चाहिए 3% बाय 2020। एफआरबीएम एक्ट क्या कह रहा था, 2007-8 तक कर लो। इसने कहा कि 2007-8 तक तो नहीं हो सकता, तुम 2020 तक कर लेना। रेवेन्यू डेफिसिट का क्या कहा, अच्छा, और इसको करने के लिए, रिड्यूस करने के लिए उसने क्या कहा, 0.3% से पर एनम रिड्यूस करते चलो। तो 2020 में इसको 3% कर देना, फिर 2021 के अंदर इसको 2.8% कर देना, और 2023 के अंदर इसको 2.5% पर ले आना। कैसे लेके आओगे, 0.3% पर एनम रिड्यूस करते चलो। तो ये उसने दूसरी रिकमेंडेशन दी। तीसरी रिकमेंडेशन के लिए उसने रेवेन्यू डेफिसिट का टारगेट बताया। उसने क्या कहा, इसको 2023 तक रेवेन्यू डेफिसिट जो है तुम्हारा 0.8% होना चाहिए। कितना होना चाहिए, 0.8%। और इसको कैसे रिड्यूस करेंगे, 0.5% पर एनम इसको रिड्यूस करते चलो। ये 3 चीजें इसने कही। इसके बाद गवर्नमेंट ने अपनी कहानी में, देखिए क्या हुआ, कहानी में क्या हो रहा है। 2003 में एफआरबीएम एक्ट हमने देख लिया। 2016 के अंदर एनके सिंह ने 2016 में रिकमेंडेशन दी है, क्या कहा है, 2020 तक 3% कर देना। और 2016 में कमेटी बनी थी, इसकी आप डेट देख लीजिए कि कब इसने रिपोर्ट दी है, तो वो रिपोर्ट देखना, डेट देख लेना, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वैसे। तो उसने क्या कहा था, 2020 तक 3% कर दो और उन टारगेट्स को अचीव करो। 2018 के अंदर अब कुछ अमेंडमेंट होगी। अब हम देखेंगे कि वो अमेंडमेंट क्या हो रही हैं।
ये मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये पूरी कहानी इंपॉर्टेंट है, इसमें से कहीं से भी वो पूछ सकते हैं, एन के सिंह की रिकमेंडेशन से भी पूछ सकते हैं, अमेंडमेंट से भी पूछ सकते हैं, और प्रेजेंट सिनेरियो भी पूछ सकते हैं। तो 2018 के अंदर जो अमेंडमेंट हुई, गवर्नमेंट ने कहा कि तुम हमें कह रहे हो 2020 तक 3% कर लो, तुम कह रहे हो 2020 तक 3% कर लो, हम अभी नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने ये अमेंडमेंट में कह दिया। उसने क्या कहा कि हम 3% 2020 तक नहीं करेंगे, हम 3% 2021 तक करेंगे। ये वो कब कह रही है? 2018 में। 2018 में कह रही है कि 2021 तक 3% हम कर लेंगे। और इसके साथ साथ उसने एक नई चीज़ और ऐड करी। नई चीज़ क्या ऐड करी? बाकी वो गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, एफडी के लिए उसने ये टारगेट दिया। उसने नई चीज़ क्या करी? उसने एक एस्केप क्लॉज ऐड किया। एस्केप क्लॉज क्या था? एस्केप क्लॉज क्या कहता है? देखिए कहानी में मैंने आपको क्या बताया, हर साल उसको पार्लियामेंट के अंदर बिल की, एक्ट की, एफआरबीएम एक्ट की अमेंडमेंट करनी पड़ रही थी क्योंकि वो टारगेट अचीव नहीं कर पा रहे थे। कहानी में यही बताया था मैंने। अब उन्होंने क्या किया? 2018 में एस्केप क्लॉज डाल दिया। उन्होंने कहा कि हम कुछ कंडीशंस बता रहे हैं, अगर ये कंडीशंस हो रही होंगी तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट को ज़्यादा उधार लेना पड़ रहा है और ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो हम अपने जो भी फिस्कल डेफिसिट का टारगेट है उसको इंक्रीज कर सकते हैं। फिस्कल डेफिसिट के टारगेट को हम इंक्रीज कर सकते हैं अगर इनमें से कोई एक चीज़ हो रही होगी। और कितना इंक्रीज कर सकते हैं? 0.5% या फिर 50 बेसिस पॉइंट। 0.5% को इकोनॉमी के टर्म में 50 बेसिस पॉइंट भी कहते हैं। उसने कहा कि 0.5% ऑफ जीडीपी हम इंक्रीज कर सकते हैं। क्यों करेंगे? क्योंकि यहाँ पे हमें ज़्यादा उधार लेने की ज़रूरत पड़ रही है। तो ये एस्केप क्लॉज ऐड कर दिया। एस्केप क्लॉज के अंदर उसने कैसी चीज़ें रखी कि हमारी नेशनल सिक्योरिटी खतरे में आ रही है तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। एग्रीकल्चर जो है हमारा वो कोलैप्स हो चुका है तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। इकोनॉमिक आउटपुट जो है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन कर रहा है तो हमें ज़्यादा खर्चा करना पड़ रहा है। तो अगर ये कंडीशन हो रही है तो हमें प्लीज़ माफ़ कर देना, हम एस्केप क्लॉज को यूटिलाइज करके 0.5% से अपना टारगेट को इंक्रीज कर देंगे। ये 2018 के अंदर एस्केप क्लॉज डाला, लेकिन ये कह दिया कि हम अपनी मतलब एक कंट्रोल भी तो होना चाहिए ना। उन्होंने कहा कि जो ये एस्केप क्लॉज है, ये एस्केप क्लॉज हम यूज़ करेंगे या नहीं करेंगे ये बताने के लिए हम एक फिस्कल काउंसिल बनाएंगे। फिस्कल काउंसिल को बनाएंगे और ये फिस्कल काउंसिल हमें रिकमेंड करेगा कि कैसे इस एस्केप क्लॉज को यूज़ करना है। फिस्कल काउंसिल के अंदर कितने लोग होंगे? ये 3 मेंबर की बॉडी बनेगी। 3 मेंबर कौन कौन होंगे? एक चेयरमैन होगा प्लस में 2 अदर मेंबर्स होंगे। ये जो हैं ये स्टेट या फिर सेंटर के एम्प्लॉय नहीं होंगे। ऐसा नहीं है कि किसी आईएएस आईपीएस ऑफिसर को बना दिया, वो नहीं बनेंगे। तो ये बाहर से ही किसी शायद इकोनॉमिस्ट को लेके फिस्कल काउंसिल को बनाया जाएगा। तो इसके अपने कुछ रोल होंगे। पहला रोल तो इसका यही है कि ये बताएगा कि तुम एफआरबीएम एक्ट के अंदर जो डेविएशन है, डेविएशन कब ला सकते हो। दूसरी चीज़ वो ये बताएगा कि तुम्हारा स्टेट्स का और सेंटर का फिस्कल फोरकास्ट क्या है, तुम्हारे फाइनेंसेस आगे जाके क्या होंगे वो बताएगा ये। और फिस्कल काउंसिल बताएगी कि क्या क्या चेंजेस तुम ला सकते हो। तो ये फिस्कल काउंसिल के बेसिस पे ये सारी चीज़ें होंगी। तो ये 2018 के अंदर अमेंडमेंट कर दी गई है। अब हम देखेंगे कि प्रेजेंट सिचुएशन क्या है। प्रेजेंट सिचुएशन हमें अब देखनी है। तो देखिए प्रेजेंट सिचुएशन में हम क्या देखेंगे कि हमारे बजट ने इस साल क्या बोला है। हमारा 2021 का बजट क्या कहता है, 2021 का बजट क्या कहता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर कोई स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहा है तो वो मान के चले कि ये पूछा जा सकता है क्योंकि बजट एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट रहता है। तो इसके अंदर हम देखेंगे फिस्कल डेफिसिट का क्या टारगेट रहा है, फिर देखेंगे रेवेन्यू डेफिसिट का क्या टारगेट रहा है और प्राइमरी डेफिसिट का क्या टारगेट रहा है। बजट के अंदर हम हमेशा यही देखते हैं ना कि क्या क्या एस्टिमेट होगा। तो इन 3 के एस्टिमेट क्या दिए हैं 2021 के। तो 2021 के बजट ने कहा है कि हमें ऐसा लगता है कि 2021-22 के फाइनेंशियल ईयर में हमारा फिस्कल डेफिसिट जो है वो 6.8% रहेगा। हम कोशिश करेंगे कि 6.8% रहे। आप देख सकते हैं ये इतना ज़्यादा है। इतना ज़्यादा क्यों है? क्योंकि
कोरोना की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा खर्चा करना पड़ा। 6.8% बहुत ज़्यादा है। अभी जब हम 2020 का देखेंगे तो आप हैरान ही हो जाएंगे कि ये कितना है। तो ये आपको याद करना है, फिजिकल डेफिसिट का कितना टारगेट है हमारा, 6.8% का। किसके लिए है ये, 2021-22 के साल के लिए। रेवेन्यू डेफिसिट का हमारा टारगेट कितना है, रेवेन्यू डेफिसिट का हमने टारगेट रखा है 5.1%। ये गंदा खर्चा भी आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा हो रहा है। प्राइमरी डेफिसिट का हमारा टारगेट है 3.1%। ये तो है हमारे आने वाले साल का, यानी कि 1 अप्रैल 2021 से लेके 31 मार्च 2022 तक जो भी हम करेंगे वो इस लिमिट के अंदर करने की कोशिश की जाएगी। ये हमारे टारगेट हैं, तो ये तो की जाएगी। लेकिन 2020-21 के अंदर क्या हुआ है, यानी कि 1 अप्रैल 2020 से लेके 31 मार्च 2021 तक हमारा फिस्कल डेफिसिट कितना था, हमारा रेवेन्यू डेफिसिट कितना था। यही दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हमें ये दोनों याद रखने हैं। फिस्कल डेफिसिट हमारा कितना था इस साल में, 9.5%। 9.5% देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। टारगेट क्या कर रहे थे हम कि हम 2021 तक 3% ले आएंगे, पर कितना है, 9.5% है। तो ये बहुत ही ज़्यादा है। और रेवेन्यू डेफिसिट कितना था, रेवेन्यू डेफिसिट रहा है 7.5%। ये फिगर्स मैं सजेस्ट करूँगा आप याद कर लें। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं सिविल सर्विसेज की, वो इसको ज़रूर याद करें और अपने मेंस में आपको ये यूज़ करने का मौका ज़रूर मिलेगा। ये था 2020-21 का। 2019-20 का अगर देखा जाए तो 2019-20 में कितना रहा था फिस्कल डेफिसिट, 4.6%। ठीक है, ये अब इतना इम्पोर्टेंट नहीं रहा है, पर फिर भी अगर आप याद कर लेंगे तो ये जो है आपके लिए सही रहेगा। तो अब गवर्नमेंट ने जब 2021-22 का बजट पेश किया तो उसने अपने ये टारगेट दिए, पर उसने आगे का अपना नहीं बताया। उसने ये नहीं कहा कि हम हर साल कितना कितना रिड्यूस करेंगे, हर साल का टारगेट नहीं बताया। उसने सीधा ये कह दिया कि हमारी कोशिश अब जो है वो कोशिश ये है कि 2025-26 तक हमारा फिस्कल डेफिसिट 4.5% पे आ जाए। गवर्नमेंट ने बस अब इतना कहा है, कोई डिटेल्ड टारगेट्स नहीं दिए। इसके साथ हमारा एफआरबीएम का पूरा खत्म हो गया। एक बार आप नोट्स देख लीजिए। मेरे को उम्मीद है कि इतना अगर आप देख लेते हैं इस वीडियो को, आपको चीज़ें याद हो जाएंगी। अब बस आप नोट्स देखते चलिए। एफआरबीएम एक्ट 2003 में आया था फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। ये लिमिट लगाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के डेट पे और उसके डेफिसिट पे। इस एक्ट ने 2003 में इन 3 डॉक्यूमेंट्स को रिलीज करने के लिए कहा था। किसके साथ ये रिलीज होंगे, अलॉन्ग विद बजट। पार्लियामेंट के सामने इसको पेश करना पड़ेगा। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट 3% दे दिया गया था। जैसा एफआरबीएम एक्ट सेंटर के लिए आया था, उसी हिसाब से स्टेट्स ने भी अपने एफआरबीएम एक्ट बनाए थे और उन्होंने भी 3% का टारगेट इसके ऊपर लगा दिया था। ठीक है, तो स्टेट्स के ऊपर भी ये 3% का टारगेट था। लेकिन इस एफआरबीएम एक्ट के साथ क्या हुआ, 2003 में एफआरबीएम एक्ट आया, एनके सिंह कमेटी बनी और 2018 के अंदर अमेंडमेंट हुई है। तो अभी जो एफआरबीएम एक्ट चल रहा है वो 2018 वाली अमेंडमेंट वाला चल रहा है। तो जो रूल्स है उनको अमेंड कर दिया था 2018 में, और टारगेट 2018 में अमेंड करके ये 2023 कर दिया। एक बार आप इसको चेक कर लीजिएगा, मैं भी चेक करूंगा क्योंकि मेरी मेमोरी कह रही है कि ये 2021 था, ये 2023 लिखा है। तो मैं एक बार आपको इसको चेक करके कमेंट्स में बता दूंगा। एनके सिंह कमेटी बनी। एनके सिंह कमेटी के आप रिकमेंडेशंस देख सकते हैं। उसने क्या कहा, 3% करो कब तक, 2020 तक, 2.8% करो 2021 तक, 2.5% करो 2023 तक। उसने क्या कहा, डेट टू जीडीपी रेशियो जो है वो तुम्हारा प्राइमरी टारगेट होना चाहिए, यानी पहला फोकस तुम डेट टू जीडीपी रेशियो पे करोगे। और ये जो रेशियो है, जब उसने अपनी रिकमेंडेशन दी थी तब डेट टू जीडीपी रेशियो 70% था। उसने क्या कहा, 70% से रिड्यूस करके 60% करो, 40 सेंटर का और 20 स्टेट का। तो ये जो रेशियो थी दिस वाज 70%। तो उसने टारगेट क्या बोला, उसने टारगेट बोला 60%, 40 फॉर सेंटर, 20 फॉर स्टेट्स। रेवेन्यू डेफिसिट के उसने टारगेट क्या दिए, 0.8% करो 2023 तक। ये उसका एनुअल रिडक्शन के लिए था। फिस्कल डेफिसिट का टारगेट उसने ये दिया, ये आप याद कर लेंगे। तो जब ये रिकमेंडेशन आ गई तो एफआरबीएम एक्ट को अमेंड किया गया था 2018 के अंदर, और अमेंडमेंट करने के बाद जो रिडक्शन बोली थी वो 3% बाय 2021 बोली थी। देखिए ये 2021 ही है, ऊपर शायद
ये जो लिखा हुआ है ये गलती से लिखा हुआ है, तो आप इसको स्ट्राइक ऑफ कर सकते हैं, इसको आप काट दीजिए। ठीक है, ये 2021 ही है। 2018 में ये एस्केप क्लॉज भी डाला गया है। एस्केप क्लॉज के बारे में बात कर चुके हैं। एस्केप क्लॉज क्या कहता है कि तुम अपने जो टारगेट है उसको 0.5% ऑफ जीडीपी से इंक्रीज कर सकते हो अगर कोई सिचुएशन ऐसी आ जाती है जहां पे तुम्हें ज़्यादा खर्चा करना पड़े। तो वो सिचुएशंस क्या हैं, वो ग्राउंड्स क्या हैं, वो ये सारे हैं। ठीक है, तो एस्केप क्लॉज क्या है, 5.5%। और इसको जब भी वो इन्वोक करेंगे तो फिस्कल काउंसिल से लेंगे, एडवाइस लेंगे, उसको कंसल्ट करेंगे। फिस्कल काउंसिल 3 मेंबर बॉडी है, एक चेयरपर्सन प्लस 2 अदर्स, और ये सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय नहीं होंगे। ठीक है, ये आप देख सकते हैं, इनको आप रीड कर लीजिएगा, कुछ भी नहीं है। 2021 के बजट के अंदर जो जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी वो मैं आपको बता चुका हूँ। जो याद करना है, जैसे मैंने आपको अभी समझाते हुए बताया है, अगर आप वैसे बना के रख लेंगे किसी एक पेज पे तो याद करना इजी हो जाएगा। बाकी वही सेम चीज़ इसके अंदर बोली गई है। तो ये हमारा FRBM था। अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करना ना भूलें, कमेंट सेक्शन में डाउट्स पूछें, दोस्तों के साथ शेयर करें। और आप एक टाइमलाइन के हिसाब से अगर करेंगे कि 2003 में FRBM आता है, 2016 के अंदर एक कमेटी बनती है NK सिंह कमेटी, 2018 के अंदर अमेंडमेंट आती है, आप यहीं पे लिखेंगे, यहीं पे लिख लीजिए कि क्या टारगेट दिया है अमेंडमेंट का। यहीं पे आप लिख लीजिए कि डेट टू जीडीपी रेशियो की बात कर रहा है वो कितना, 60%। यहीं पे वो FD का टारगेट लिख लीजिए, यहीं पे RD का टारगेट लिख लीजिए। यहाँ पे आप FRBM में FD RD तीन डॉक्यूमेंट्स और RBI से प्रिंट नहीं करवा सकती, ये चीज़ें आप यहीं पे कीवर्ड्स लिख लीजिए। यहाँ पे कीवर्ड्स लिख लिया आपने। यहाँ पे अमेंडमेंट में एक तो फिस्कल डेफिसिट के पॉइंट्स की आप लिख सकते हैं कि उसने क्या कहा है 2021 तक अचीव करेंगे। एस्केप क्लॉज लेके आया है वो यहाँ पे, उसको लिख लीजिए। और यहीं पे आप लिख लीजिए फिस्कल काउंसिल भी बनेगी एक। ठीक है, एक ही आपके लिए होमवर्क है, आप ये बताएंगे फिस्कल काउंसिल पहली बार कब बनी थी। ठीक है, ये आप बताएंगे फिस्कल काउंसिल पहली बार कब बनी थी। फिर आप उसके बाद प्रेजेंट सिचुएशन, और प्रेजेंट सिचुएशन को आप यहाँ पे लिख लीजिए कि कितना FD है, कितना RD है, कितना PD है, कितना हम अचीव करना चाह रहे हैं वो यहाँ पे लिख लीजिए। और यहीं पे एक कॉलम बना के आप लिख लीजिए 2020-21 की क्या कहानी रही है, 9.5% रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके आप ये देख लीजिए। अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इतने से सेक्शन के अंदर आपका ये पूरा का पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है, वीडियो लंबी है, पर इसी को आप देखेंगे तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको पूरा याद हो गया होगा। इस लेक्चर के लिए बस इतना ही, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।